मैं उसमें कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत बेसिक तो था ही, क्योंकि उस क्वेश्चन में मेन कंसर्न क्या था कि जो जस्टिस में थ्योराइजिंग है, जो थ्योरी मेकिंग है, उसमें जेंडर यानी वीमेन को कॉन्टेक्चुअलाइज करने की बात थी। तो कोई भी चीज पहले से, जैसे अगर मैं बोलूं कि कहीं, जैसे मैं अगर बात करूं कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, अब वहां सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था रहा होगा मेल को पढ़ने के लिए। अब अचानक बोला जाए कि नहीं, फीमेल भी उसमें पढ़ेगी, तो अचानक उनके लिए सेटिंग्स, वो सारी चीजें करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टाइम आर्म फोर्सेस या पुलिस सेवा में महिलाएं नहीं थी, तो अचानक उनकी वहां एंट्री हुई, तो वो एक नहीं बोलते हैं सडन किसी लोग, किसी व्यक्ति को इंक्लूड करना और फिर उनके लिए कुछ चीजें करना, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, न्यू टाइप का है, मतलब सडन है, एक तरह से डिसरप्शन है। मीन्स इट्स नॉट डायरेक्ट की पहले से होती। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि जब इंडियन डेमोक्रेसी शुरू हुई इंडिपेंडेंस के बाद, तो वहाँ सबको एक साथ सारे अधिकार दे दिए गए, वोटिंग राइट्स और कंटेस्टिंग राइट। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सारी व्यवस्था पहले से कर रखी थी, तो वो चीजें इजी हो गया कि अरे सब कुछ तो ऑलरेडी रिटेन है, तो इसमें कोई उस तरह का चीजें नहीं देखेगा कि अरे इनको इंक्लूड करना है या उनको एक्सक्लूड करना है, ऐसा कोई चीज नहीं था। तो अब बात आती है कि जैसे ही मैं बात करता हूँ डिसरप्टिव इंसर्शन, डिसरप्टिव इंसर्शन ऑफ जस्टिस, तो यहाँ डिसरप्टिव कहने का ही मतलब है कि वो चीजें पहले नहीं थी और एक प्रेशर के कारण उनको इंक्लूड किया गया। तो इसमें मैं, मेरा मानना है कि एटलीस्ट 5 की आइडिया इंक्लूड कर देते हैं, चाहे वो कोई भी की आइडिया हो, चाहे आई एम यंग का हो या सुसान ओकिन का हो या जेएस मिल का हो या कांट का हो। अगर इनके आइडियाज को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं आंसर में, तो वो आंसर मोटा मोटी पूरा माना जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने देखा कुछ विद्यार्थियों ने आई एम यंग को कॉन्टेक्चुअलाइज किया, कुछ ने सुसान मोलर ओकिन को किया, कुछ ने जेएस मिल को किया। जैसे जेएस मिल की राइटिंग है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, है ना, तो उसमें वो सारी जो बातें कही गई है उसको ध्यान में रखना, रख के ही आप आंसर दे सकते हैं। और अगर मैं इमैनुअल कांट या कांट की बात करूं, तो कांट बहुत ही पहले से ही, बेसिक से ही वो ऐसी बातें करते थे। और उनके मतलब ठीक है, एक्सेप्शन रहा है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां की है, बट औरों के तुलना में उनकी राइटिंग, रानी अनामिका, औरों की तुलना में उनकी जो राइटिंग थी इंक्लूसिव थी, विमेन के लेकर पॉजिटिव था, है ना, तो इसलिए उनके अंदर वो कमियां कम थी। और इवन जैसे क्रिटिसिज्म, आप देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप सीखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूँ कि मैं जो पढ़ाया वो आपके लेखनी में ही समझ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने रवि से आंसर लिखा, नहीं, ऐसा नहीं है, सबने ट्राई किया है। एटलीस्ट 1 2 3 फर्स्ट 3 स्टूडेंट का जो मैंने देखा तो बहुत लगा कि अपने आप में यूनिक है। बाकी विद्यार्थी हड़बड़ी में लिखे, तो वो चीज नहीं आ पाया जो आना चाहिए था, ओरिजिनल चीजें। क्योंकि अगर मैं कोई चीज पढ़ूंगा तो मेरी एक समझ बनेगी, आप कोई चीज पढ़ोगे तो आपकी समझ बनेगी, और सबकी अलग अलग समझ बनेगी। और फिर जब सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी समझ से लिखेंगे तो सबका आंसर अलग होगा। लेकिन अगर आप हड़बड़ी में लिखेंगे तो आप सोचेंगे कहाँ से वो सारी चीजें जल्दी से मैं लिख डालूं। तो ये, इससे कौन कौन एग्री करते हैं कि अगर आंसर लिखने से पहले उसको समझना है, पढ़ना है और तब लिखना है? कौन कौन एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मेरा ये कहना यस सर। है कि यस अगर सर। अच्छा मार्क्स चाहिए आपको, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, जस्ट आप लोगों को एक डिग्री मिलनी है, तो डिग्री में ग्रेजुएशन लिखा रहेगा, लेकिन ये तो पूरे लाइफ में इम्पैक्ट डालना है। कुछ भी लिखना और पढ़ना और बढ़ने वाली बात आएगी, तो आपकी राइटिंग
चुटकी में नहीं आ जाएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा। इट टेक्स टाइम टू मैच्योर। जैसे अगर मैं अभी बात करूं, जैसे मैंने आपको समझाया कि थ्योरी ऑफ जस्टिस से, तो ये शुरू हुआ है कब से? प्लेटो के राइटिंग से। लेकिन विमेन्स जस्टिस की बात कब शुरू हुई? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की राइटिंग से, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन से। तो वहां से 1792 से ये एक अरसा ले लिया, और लगभग 1960s में जाके विमेन्स मूवमेंट छिड़ा। विमेन्स मूवमेंट छिड़ा, और विमेन्स मूवमेंट छिड़ने के बाद फिर वो बहुत अलग एंगल से उस पे को देखा जाने लगा कि मतलब विमेन्स को, विमेन्स होने के नाते, विमेन्स मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी भी विमेन्स शब्द यूज करने का मतलब है कि उनको जो हक है, सोसाइटल क्लेम है, वो नहीं मिल पाया। अदरवाइज जब सबको बराबरी क्लेम मिल जाएगा तो ना कोई मेन रहेगा ना कोई वीमेन रहेगा। अगर मैं एनालॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूं तो ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब क्लास खत्म हो जाएगा तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जब मेन वर्सेस वीमेन का जो डिबेट है वो खत्म हो जाएगा, मेन और फीमेल टाइप का कोई चीज नहीं रहेगा, सिर्फ मेल और फीमेल नाम का कोई चीज रहेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वो तो रहना ही रहना है, वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो मेन और वीमेन का जो डिबेट है वो अगर समाप्त हो जाएगा, मतलब दोनों को हर जगह इक्वली एक्सेप्ट किया जाएगा, इक्वली सपोर्ट किया जाएगा, इक्वली स्पेस दिया जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो वीमेन और मेन कर रहे हैं ये वर्ड ही खत्म होकर पर्सन और पीपल आ जाएगा, और वो सही सेंस में सब जगह झलकेगा, रिफ्लेक्ट होगा। एवरी एक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा, बातों में रिफ्लेक्ट होगा, राइटिंग में रिफ्लेक्ट होगा, पोस्टर में रिफ्लेक्ट होगा, पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होगा, एवरीवेयर इट कैन बी सीन। सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन around 4 to 5 thinkers views on justice related to inclusion of women while writing the theory on justice। तो अब ये सारी चीजें देखें तो देखें ना कैसे सुसान, अगर मैं बात करूं सुसाहर मोलर ओकिन की बात करूं, तो वो सबके अंदर कमियां निकालने, चाहे वो इंटाइटलमेंट थ्योरी के जो रॉबर्ट नॉजिक हों, या थ्योरी ऑफ जस्टिस के जॉन रॉल्स हों, है ना, इनके कार्य में वो कमी निकाल रहे हैं कि कैसे ये कह रहे हैं कि हम वीमेन को बराबर मान रहे हैं, बट उनकी छिपी हुई चीजें दिख जाती हैं। जैसे मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी ने उनको कोट, कौन कौन, अच्छा ये बताइए मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ महज आंसर नहीं है, ये आपके जीवन की एक गाथा साबित हो सकती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि सुसान मोलर ओकिन क्रिटिसाइज किए हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जॉन रॉल्स को द्वारा लिखा गया। किस तरह के क्रिटिसिज्म किए, कौन बताएंगे? कोई भी बता सकते हैं, देख के ही बताइए, समझ होनी चाहिए। देख के ही बताना गलत चीज नहीं है। अगर आपने अपने नोटबुक में लिखा है तो आप देख के ही बताइए, इसमें सर कोई। हाँ बताइए खुशी। सर ये जो जॉन रोल्स है ना, ये एक ठो किताब लिखे हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने इस्तेमाल किया है शब्द हेड्स ऑफ फैमिलीज, जिसमें कहा जा रहा है परिवारों का नेता। और इससे ये तात्पर्य हो रहा है कि इसमें पुरुष का ये हो रहा है, और इसमें वुमेन नाम आ ही नहीं रहा है, जबकि ये वुमेन के बारे में जो अपने है राइटिंग्स लिख रहे हैं। जी जी, मतलब नहीं, वो न्यूट्रल लिख रहे हैं, वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं कि आंख के सामने पर्दा है और आपको सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक्स आ रहा है, साइकोलॉजी आ रहा है, और थोड़ा सा जस्टिस का सेंस है, और आप सामने ये नहीं देख रहे हैं कि महिला है या पुरुष। जो भी न्याय किया जाएगा प्रोसीजरल जस्टिस को ध्यान में रख के, जो सबसे लोएस्ट पे है, सबसे नीचे है, निचली पायदान पे है, उनको इन तीनों मेथड या तीनों, जैसे साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक्स का बेसिक ज्ञान और जस्टिस का थोड़ी सी समझ को आधार बना के न्याय व्यक्तियों को आधार बना के किया जाएगा, न कि मेल और फीमेल। तो जैसा आपने बताया हेड्स ऑफ फैमिली उन्होंने लिखा, तो जैसे हेड्स ऑफ फैमिली कौन होता है? जब सोसाइटी वर्षों से चल रहा है तो मेल होता है। तो इससे उनके दोहरे चरित्र
उनके ड्यूअल नेचर, उनके ड्यूअल कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड खुशी। और भी लोग समझे मैं जो पूछना चाह रहा था? और विद्यार्थीगण समझे आप लोग? सर समझ में आ गया। नहीं, आप तो समझ गए खुशी। मैं और विद्यार्थी, रानी अनामिका, निशा, निशा यादव, प्राची, ईशिका, यस। सानिया, ईशिका, आप लोग समझे? अगर समझे तो एस एस लिख सकते हैं राइट साइड में, जिससे कि जरूरी नहीं है ऑडियो, ऑडियो पे भी बोल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट और टाइप एस एस एस। ओके, रानी अनामिका, एस 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 एस। ओके, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे जो भी डिस्कशन कल हुआ, सॉरी कल नहीं परसों हुआ था, उसमें अगर कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज मैं थोड़ा आगे अब बढ़ूंगा और इसमें थोड़े दूसरे एस्पेक्ट से मैं बात करूंगा। किसी को कोई डाउट है तो कृपया पूछें, अदरवाइज मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। और ये जस्टिस आगे भी आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर थर्ड में, और ही ब्रॉडर लेवल पे, है ना। जैसे डॉर्किन वगैरह आएंगे, वाल्जर आएंगे, इन सारी चीजों के बारे में आगे बताएंगे। बट मोटा मोटी मुझे लगा फेमिनिस्ट थ्योरी आपके लिए इम्पोर्टेंट, अगर अभी समझ जाएंगे तो जब बाद में दोबारा बताएंगे तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है आप लोगों को ना, सो दैट मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए, अभी तक जो मैं चर्चा कर रहा था वो था डिसरप्टिव इंसर्शन ऑफ जस्टिस। अब मैं इंडिविजुअल, मतलब वीमेन्स, अब तो ये मांग पूरी हो गई, एक स्ट्रगल समाप्त हो गया। बट ये तो अब महिलाओं को थोड़ा तहजीब राइटिंग में दिया जाने लगा, चाहे गलत तरीके से ही दिया जाने, लेकिन अब बात है क्या ये यहीं तक सीमित है? whether theorizing of justice while with context of women is limited to just inserting the name or just writing in them, writing for them, or it has long way to travel, then the answer is yes, it has still to travel a long way. Then what are those things to be discussed, to be explored, to be explained, and to be written ahead? तो वो सारी चीजें ये हैं कि ठीक है, अब महिलाओं को हमने समझना शुरू कर दिया कि अब जस्टिस में इनको इंक्लूड करना। लेकिन अब क्या बात आती है कि महिलाओं को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो राइटिंग लिखेंगे कि महिलाओं को न्याय देना है, जस्टिस डिस्पेंस विमेंस को किया जाना है, तो उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, कंटेंट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ये एक डिबेट का मुद्दा बनने लगा। फिर यही मुद्दा रुकता नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, तो ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं। और ये जैसे आपने बार बार सुना होगा, जैसे इंडिया में कास्ट है, उसी तरह वेस्टर्न सोसाइटी में ना देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाइट वर्सेस ब्लैक। मतलब पश्चिमी दुनिया में, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें मैंने बताया ही है कि जस्टिस इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जस्टिस इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मतलब पश्चिमी दुनिया या पाश्चात्य विचारकों या पाश्चात्य विचार में न्याय, ये चर्चा का विषय था। क्योंकि अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न्याय का जो संदर्भ है वो आएगा जब मैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर या थॉट्स पढ़ाऊंगा, जिसमें गांधी आएंगे, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर आएंगे, ज्योतिबा फूले आएंगे, पेरियार आएंगे। तब आपको जस्टिस का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि उनके लिए जस्टिस क्या है। बट अभी तो हम जो सिलेबस आपको दिया गया है उसके हिसाब से हम वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न थिंकिंग के हिसाब से ही जस्टिस बता रहे हैं। तो मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट ये वाइट वीमन है, और मोटा मोटी ये लिबरल थिंकिंग जैसे की बात करते हैं। या एक और मैंने नाम बताया सुसान मोलर ओकिन, ये भी वाइट वीमेन है। तो अब ब्लैक जो बोल सकते विंग या ब्लैक
पर्सन या वीमेन जो इनजस्टिस को झेल रही है, वो फील करती है कि वी हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन सच राइटिंग्स, सो वी हैव different or separate demand for it. So such discussion will continue today's. So मैं थोड़ा कुछ आपको शेयर करता हूँ जिससे वो सारी चीजें ना आपको समझ में आएगी। कुछ चीजें दिख रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं दिख रही? ओके, एक मिनट नो वेट। सर। आप कुछ दिख रहा है? नो सर। नो सर। ऐसा नो सर। वेट, अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब आप क्या देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो, कि अब जो दूसरा डिस्कशन का एस्पेक्ट्स है वो इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल इन रिलेशन टू ग्रुप। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अभी हम एक महिला को, महिला की आइडेंटिटी, वीमेन आइडेंटिटी को कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे थे जस्टिस में, लेकिन अब वीमेन के अमंग भी ग्रुप हैं, वीमेन के अमंग भी ग्रुप है, जैसे वाइट, ब्लैक, लिबरल थिंकिंग। तो ये सारे जो डिबेट है अब शुरू होगा, मतलब अब सिर्फ नारी का जो सेकंड स्टेज है वो सिर्फ विमेन जस्टिस ने विद, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया में तो विमेन तो है, तो विमेन की भी डिफरेंट पहचान है कि यू बिलोंग टू सो एंड सो कास्ट, यू बिलोंग टू सो एंड सो रिलीजन। सो सच आइडेंटिटी, ग्रुप आइडेंटिटी, मतलब अब व्यक्ति से समूह के तरफ जो न्याय का परिप्रेक्ष्य उस पर चर्चा होगा। तो इसी चीज को ध्यान में लेते हुए ओकिन बात करती है कि अब ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है न्याय का, जो कंटेंट है, विषय और जो विषय वस्तु है न्याय का, उसको रिकॉन्सेप्चुअलाइज करने की जरूरत है, थॉरो रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन की जरूरत है। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर बेस पुराना है, जहां पे पुराने तरीके से चीजें चलती आ रही है, अब उसी चीज पे अगर आप नया चीज डालना चाहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं समझाने के लिए बोलूं कि मिट्टी का चूल्हा, ठीक है, और मिट्टी का चूल्हा को आप गैस स्टोव बना सकते हैं क्या? बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाएगी कि नहीं? जैसे आप घर में देखे होंगे शादी विवाह होता है तो मॉडिफाई वो लोग करते हैं, वो बड़ा वाला जाल सा लाते हैं और चूल्हा के नीचे घुसा देते हैं और एक पाइप इधर से लेके आते हैं और गैस के नॉब ऑन करते हैं और बड़ा सा मतलब गैस का फ्लेम जलता है और उस पर बड़ा सा कड़ाहा रखा जाता है ना? ऐसा हुआ किसी के घर में हुआ है? यस सर। तो आप नहीं देखते कुछ बेढंगा यस सा नहीं सर। लगता है? लगता है अरे जबरदस्ती कर रहे हैं ये, लगता अच्छा सेटअप नहीं है, ये आग लगने का चांस है, बच्चे जाके हाथ फ्लेम में इंसर्ट कर देंगे, जल जाएगा, ऐसा एक डर रहता है ना। तो वहाँ एक हमेशा कोई कि यस सर। बच्चों को घुसने नहीं देना है या कोई जानवर ना गलती से आ जाए, तो वो सेफ्टी मेजर्स के लिए। जैसे अब कभी आप किसी बड़े रेस्टोरेंट या कॉलेज या इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल का मेस में गए हैं? कोई गए हैं आप लोगों में से? कोई बोर्डिंग स्कूल, नेत्रहाट, नवोदय, सैनिक स्कूल, कहीं गए हैं? या किन्हीं के पापा उस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशन के मेस में खाने गए हो तो आपको लेके गए हो? मैं ये एग्जाम्पल इसलिए देना चाह रहा हूं कि चूल्हा से, जो मिट्टी का चूल्हा से गैस की तरफ जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसके सारा व्यवस्था ही बदल गया, अलग तरह से उनका मॉड्यूलर किचन और वो सारी व्यवस्थाएं। तो जब मॉडर्नाइज होगा कोई आइडिया, कोई थिंकिंग, तो उसके बेस और पूरा कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क चेंज होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो ये ओकिन यस वही सर। बात कर रहे हैं यस सर। कि ये पुराना तरीका से नहीं चलेगा कि जो ढांचा है पैट्रियर्कल हो, ढांचा पैट्रियर्कल हो और उस पे महिलाओं के न्याय की बात की जाए।
लैंगिक न्याय की बात की जाए तो वो संभव नहीं है, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा खेल। तो इसलिए ओकिन का मांग है, और वो बार बार इस पे इंफेसाइज करती है कि जो विषय और विषय वस्तु है न्याय का महिलाओं के संदर्भ में, उसके लिए थौर पूर्ण रूप से एक अलग ढांचा, एक अलग अवधारणा तैयार करने की जरूरत है। इसलिए वो एक तरह से परिवर्तन की मांग करती है। जो और वो परिवर्तन उनके हिसाब से क्या है, कौन बताएंगे? अगर मैं ओकिन के शब्दों में आपसे पूछूं कि ओकिन किस तरह के थॉरो रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन, पूर्ण परिसंकल्पना या संकल्पना के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या एक अलग ही कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं महिलाओं या लैंगिक न्याय के विषय वस्तु के संदर्भ में, कोई गेस करके बताएंगे? था कि ऐसा शब्द होना चाहिए जो सबको समाहित करे। नहीं, ये तो हो चुका ऑलरेडी। ये पहला स्टेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, हम सेकंड स्टेज में हैं। और सेकंड स्टेज में मैं बता रहा हूँ, अब वो व्यक्ति मानी जाने लगी। अब बोला गया कि महिला भी व्यक्ति है, वो पुरुषों के बराबर है, उनका इक्वल स्टेटस है। बोला तो जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सब बराबर है, लेकिन बराबरी तो नहीं है। तो राइटिंग में तो है, लेकिन एक्शन में आने के लिए फिर डिफरेंट तरह की बातें चल रही है। रिजर्वेशन की बात चल रही है ना। तो उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये बात हो गई थी, किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं? तो ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं समाज की जो बुनियादी संरचना है ना, सबसे निचला लाइन पढ़ लीजिए स्लाइड पे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी लाइक फैमिली, मतलब परिवार में, परिवार के स्तर पे वो सामाजिक बुनियादी सामाजिक संरचनाओं के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। चीज समझे या नहीं? यस सर। ठीक है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, जैसा भी जरूरी भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें मैं बात क्या करना चाहूंगा कि ब्लैक फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड थर्ड वर्ल्ड। तो जैसे ही बात आता है कि ब्लैक फेमिनिस्ट थ्योरी, मैंने जैसा इंट्रोडक्शन में आप लोग से बातें किया, और मैंने ये कहा कि जो नारीवादी विचार है, नारीवादियों का जो स्ट्रगल है न्याय प्राप्त करने के संदर्भ में, वो अब एकजुट तक था सिर्फ महिला होने के नाते। लेकिन महिलाओं में बहुत सारे भेद हैं, ब्लैक विमेन, व्हाइट विमेन। जैसे आपने बराक ओबामा का नाम सुना होगा, तो वो ब्लैक प्रेसिडेंट है यूएस का। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो री इलेक्ट हुए हैं सेकंड टर्म के लिए, वो व्हाइट हैं, है ना। वैसे अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे याद है, आज तक कोई आई थिंक वीमेन प्रेसिडेंट, ब्लैक वीमेन प्रेसिडेंट तो यूएसए की नहीं हुई है। क्या आपको पता है कि कोई ब्लैक वीमेन प्रेसिडेंट हुई है यूएस की? नहीं सर, नहीं हुई है। नहीं हुई है। और आई थिंक वाइट भी नहीं है, जहां मुझे याद नहीं है, बट ब्लैक तो पक्का नहीं है। तो इस तो अब बात आ जाती है कि वही ब्लैक वर्सेस वाइट, ब्लैक वर्सेस वाइट। तो अब फेमिनिज्म का सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि वो आधारभूत ढांचा में परिवर्तन की बात किया, समाज में परिवार के स्तर पे चेंज की बात किया, ट्रांसफॉर्मेशन की बात किया। और दूसरा जो मांग है कि सिर्फ ये व्हाइट वीमेन ही लिख रही है, तो व्हाइट के फेवर में लिखेगी। ब्लैक वीमेन के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं देख रहा है। जैसे इंडिया में ब्लैक का और व्हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कलर कॉम्प्लेक्स का परिवर्तन है। कश्मीर में जाइएगा तो सब लोग व्हाइट हैं, जैसे ही कश्मीर से नीचे आते जाइएगा थोड़ा सा कलर कॉम्प्लेक्स चेंज होते चला जाएगा। और जब बिल्कुल चेन्नई चले जाएंगे तो बिल्कुल जो स्किन का कलर है ना, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो बट यहाँ जो डिफरेंस रेशियल नाम पे, आर्यन वर्सेस द्राविडन, ऐसा मंगोलियन, है ना, ये सारे मतलब एक तरह से डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन उससे ऊपर है कास्ट, है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कोई फॉरवर्ड कास्ट, कोई बैकवर्ड कास्ट, कोई शेड्यूल कास्ट, ये सारे डिफरेंशिएशन। तो उस तरह से जो ब्लैक फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कहने का मतलब कौन कौन बताएंगे? ठीक है, थर्ड वर्ल्ड मतलब जैसे साउथ अफ्रीका, एशियन कंटिनेंट,
ये सब थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। और स्पेशली अफ्रीका में तो रियली, और एशिया इंडिया जैसे कंट्री में मोटा मोटी बाई एंड लार्ज पॉपुलेशन ब्लैक ही है। और इंडिया में जितने भी गोरे लोग अपने आप को समझ रहे हैं, उनको व्हाइट ना बोल के विटिस बोलते हैं, विटिस, WHEATISH, विटिस मतलब गेहुआ कलर, व्हाइट नहीं। व्हाइट मतलब वही अंग्रेज लोग, यूरोपियन और US वाले, कनाडा वाले, है ना। तो उसमें फर्दर बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, जैसे व्हाइट में कॉकेशियन रेस, ये सारे रेस के फर्दर डिविजन्स हैं। तो अब बात आती है कि ब्लैक फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड थर्ड वर्ल्ड वाला अगेन बोल रहा है कि अब हम ये जो लिबरल थिंकिंग का स्टाइल है, जेंडर का, विमेन का, महिलाओं को लेके, नारीवाद को लेके, उसमें एक अलग डायमेंशन जुड़ना चाहिए, और वो है ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म। तो चीजें समझ में आई आपको या नहीं? सर ब्लैक मतलब उसके स्किन कलर से डिफाइन करता है? यस यस, कलर ऑफ स्किन। जैसे आप इनको देखे हैं, बराक ओबामा, उनकी वाइफ, वो लोग ब्लैक स्किन कलर्ड हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ और बच्चे सब वाइट स्किन कलर्ड हैं। तो आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? यस सर। वो साउथ अफ्रीका के थे, और उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के अगेंस्ट मूवमेंट छेड़ा था। और उनके लिए फ्रीडम क्या था पता है? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही था कि व्हाइट के द्वारा ब्लैक के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो अब थोड़ा समझ में आया ब्लैक फेमिनिज्म या ब्लैक रेशियल सेटअप के बारे में? यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। यस सर। जी। अब देखिए अगला, फिर और चीजें बढ़ने लगी। अब चीजें ये बढ़ने लगी, जैसे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे कि नहीं, है ना। अंग्रेज हम पे यस शासन कर रहे थे। यस सर। अब इंडियन लोग बात करने लगे, जिसमें चंद्रा मोहंती का नाम बहुत ऊपर है। और चंद्रा मोहंती बोलते हैं कि अब ब्लैक वर्सेस व्हाइट तो हो गया, अब जिसको बहुत दिन तक गुलाम बना के रखा गया, कॉलोनाइज करके रखा गया, उनकी मानसिक स्थिति अभी उस बराबर नहीं हुआ। तो अब ये फेमिनिज्म में सब वाइट वीमेंस और वाइट फेमिनिस्ट लिख रही है, उनका माइंड सेटअप भी वैसा है। अब डीकोलोनाइज करने की जरूरत है। मीन्स अब ये जो फेमिनिज्म का नया एजेंडा सेट होना चाहिए, जिसमें डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए। मीन्स इंडियन वीमेन, जैसे आप लोग पढ़े लिख कर, और भी जो बहुत सारे फेमिनिस्ट इंडियन वीमेन हैं, उनको अब आगे आना होगा, अपने अधिकारों को अपने तरीके से रखना पड़ेगा। जो आप अपने बारे में लिख पाएंगे, क्या वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट लिख पाएगी? वो तो अब जिंदा नहीं है। या जो प्रेजेंट में जितनी भी फेमिनिस्ट लिख पाएगी, नहीं लिख पाएगी। तो इसलिए आप ही के अंदर से वो लोग आना चाहिए, और वो क्या कर पाए, जो अपनी बातों को अच्छे से रख पाए। तो इसलिए जस्टिस को अपने कौन, इसलिए मैं बार बार चीजों को समझाते समझाते इंडियन एंगल डालता हूं। जैसे अभी ब्लैक वर्सेस व्हाइट में कास्ट को मैंने इंक्लूड किया, रिलीजन को इंक्लूड किया, है ना। तो ये इंडियनाइज करने का मैं भरसक प्रयास करता हूँ। ठीक है। तो उसी तरह डीकोलोनाइजेशन की बात है। तो ये जो डीकोलोनाइजेशन की बात है, ये मोटा मोटी वही बात है जिसको कौन उठाते हैं, उनका नाम है चंद्रा मोहंती। वो सीधा सीधी बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ फेमिनिज्म एज ए डीकोलोनाइजिंग द प्रोजेक्ट। डीकोलोनाइजिंग द प्रोजेक्ट, ये 2003 में ऐसा इन्होंने बात कहा। तो ये चीजें समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस ठीक सर। है। तो हाँ, किसी को नहीं समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब ये रास्ता आसान तो नहीं है, तरह तरह की मांग, मतलब विमेन विद इन विमेन। अगर बहुत सुलझे शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, महिलाओं की बात शुरू हो गई, विमेन की बात शुरू हो गई, विमेन पे राइटिंग शुरू हो गई, विमेन्स पे जस्टिस के बारे में लिखा जाना शुरू हो गया। लेकिन विमेन के विद इन, जैसे महिलाओं बोलूं तो सब लोग, आप लोग महिला हैं, और महिला बोलूं तो इंडिया के सभी महिलाएं महिला हैं, फिर और महिला बोले तो पूरे पाकिस्तान और दुनिया की महिलाएं महिला हैं।
तो ये एक जनरल डिडक्ट हुआ कि पूरी दुनिया की महिलाएं, फिर नीचे, फिर एक समाज पे, घर स्तर पे महिलाएं, देश स्तर पे महिलाएं, ऐसी बातें शुरू हुई। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा बनते चला गया। मीन्स जो लिबरल थिंकिंग है, जैसे जॉन रॉल्स और मोटा मोटी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, हन्ना अरेंट, ये लोग लिबरल स्कूल के थिंकर हैं। भले हन्ना अरेंट और वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वीमेन है और वीमेन के बारे में लिख रहे हैं, फेमिनिस्ट हैं, बट इनका जो लाइन ऑफ थॉट है, जो देखने का नजरिया है, जो लेंस है, वो एक तरह से लिबरल है ना। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड है। वो उस रीजन में जो ब्लैक है, जो सप्रेस्ड है, उनकी बातों को उठा नहीं रहे। तो इसलिए अब ये जो सब्जेक्ट मैटर वो बदलना शुरू कर गया, और व्हाइट मिडिल क्लास वीमेन से सब्जेक्ट चेंज होके डिमांड होने लगा डेवलपमेंट ऑफ मच कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें विभिन्न तरह की चीजों को समाहित की जाने की बात करनी जाने लगी, कि ऑपरेशन के जो तरीके हैं उसके बीच में बहुत सारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, इंटरलॉकिंग है, बहुत सारे फैक्टर जो काम कर रहे हैं, उसको, उस गुत्थी को भी सुलझाया जाए। इस पे डेवलपमेंट और डिस्कशन शुरू होता है। तो ये डिस्कशन जैसे मैंने बताया कि विमेन वेस्टर्न वर्ल्ड का है, यूएस का है तो ब्लैक वर्सेस व्हाइट, फिर विमेन फ्रॉम एशियन